नमस्कार दोस्तों, ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज कुमार। आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट सेकंड। पार्ट वन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको, ये एसएससी जेईई डीएमआरसी एनएफएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन गारंटीड आएंगे। सो पार्ट वन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, ठीक है। पार्ट सेकेंड आज इसके हम कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट एट अ रेट ऑफ 120 किलोवाट व्हाइल द कंप्रेसर कंज्यूम्स अ पावर ऑफ 30 किलोवाट। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी। सीओपी निकालनी है हमें। सीओपी निकालने के लिए हमें हीट रिजेक्शन तो दिया हुआ है, कितना हुआ है 120 किलोवाट हीट रिजेक्ट हुई है, लेकिन आपको पावर दी हुई है 30 किलोवाट कंज्यूम हुई है। चलो नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क डन पावर कितनी इसमें गई है, 30 किलोवाट की, ठीक है। और Q1 जो हीट रिजेक्ट हुई है वो यहाँ से T1 पे हीट रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और Q2 जो हीट एक्सट्रैक्ट हुई है आपकी सोर्स से, वो कितनी हुई है Q2, ये आपको निकालना है। आपको पता है COP का फॉर्मूला क्या होता है, COP इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्ट, जो लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट हुई है T2 से हीट एक्सट्रैक्ट हुई है, डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो आपको Q2 नहीं पता है, लेकिन आपको Q1 और W पता है, तो आप Q2 यहाँ से निकाल सकते हैं। इक्वेशन में देख सकते हैं Q2 कैसे निकाला गया। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, हमें पता है फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहाँ से हमने Q2 की वैल्यू निकाल ली जो 90 किलोवाट आ गई है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद COP के फॉर्मूले में जस्ट हम पुट कर देंगे रेफ्रिजरेशन के लिए Q2 डिवाइड बाई W। यहाँ से 90 डिवाइड बाई 30 आपकी COP की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल करना होगा और इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, इस तरह से न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ, अवोगाड्रो लॉ, ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, तो डायरेक्ट पूछा गया था कि अवोगाड्रो लॉ क्या है। तो आपको अगर अवोगाड्रो लॉ पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट एंड द मोलिकुलर मास ऑफ एन आइडल गैस इज कॉन्स्टेंट, तो ये नहीं है। द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू गैसेज इज सम ऑफ द टू, ये भी नहीं है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर आप मान लेते हैं 1 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन ले लेते हैं और 1 क्यूबिक मीटर आपने नाइट्रोजन ले ली, तो इनका क्या होगा, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इक्वल रहेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। एवोगाड्रो लॉ हमें ये बताता है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी, अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट साइकिल के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका आना ही है, पिछले एग्जाम से भी आया हुआ है। कार्नोट साइकिल से रिलेटेड पूछ सकते हैं या और साइकिल्स के बारे में जो भी मैं डिस्कस करूंगा। जरूरी नहीं आपसे कार्नोट साइकिल पूछेंगे, आपसे स्टर्लिंग, एरिक्सन, उनसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो कार्नोट साइकिल में क्या होता है, 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस समझ लेते हैं एक बार, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाए। देख सकते हैं आप इसके अंदर कार्नोट साइकिल है, इसमें 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, और आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, ठीक है, और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गए, ये 2 to 3 और 1 to 4, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे आइसोथर्मल के 2 प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के 2 प्रोसेस, ठीक है। और आप ये था पीवी डायग्राम। TS डायग्राम मीन्स टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में देखोगे तो आप देख सकते हो 1 to 4, 4 to 1 एंड 2 to 3 आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट एंट्रोपी है, ठीक है। और 1 to 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 2 एंड 3 to 4 कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये है कार्नोट साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट और साइकिल्स भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत। स्टर्लिंग साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टर्लिंग साइकिल पूछ सकता है। पिछली बार स्टर्लिंग साइकिल भी आया हुआ था कहीं शिफ्ट में, तो आपको स्टर्लिंग साइकिल का ध्यान रखना है। स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है, आइसोथर्मल तो 2 प्रोसेस रहेंगे ही रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसोथर्मल 2 प्रोसेस है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आ जाएंगे, आप देख सकते हैं
ठीक है, 4 to 1 एंड 2 to 3, ठीक है। तो रिवर्स साइकिल में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। अभी आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, 3 to 4, 4 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ठीक है। इसके अंदर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी में भी देख सकते हैं, टेम्परेचर वाले 1 to 4, 3 to 4 एंड 1 to 2 कांस्टेंट टेम्परेचर आप देख सकते हैं इसके अंदर, और कांस्टेंट वॉल्यूम को स्लोप लाइन से दिखाया गया, ठीक है। तो ये है स्टर्लिंग साइकिल। आगे एरिक्सन साइकिल भी देख लेते हैं। एरिक्सन साइकिल में सेम रहेगा स्टर्लिंग साइकिल की तरह ही, थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर रहेंगे 2 कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह। 2 प्रोसेस इसके अंदर कौन से रहेंगे, 2 कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस रहेंगे 2 कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 to 3, 1 to 4 कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। 1 पे जो प्रेशर है वही 4 पे है, जो प्रेशर 2 पे है वही 3 पे है, ठीक है। तो और टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है 1 to 2, 3 to 4, ठीक है। और साइकिल देख लेते हैं, जूल साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, जिसको बेल कोलेमन साइकिल बोलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। रिवर्स जूल साइकिल को एक और नाम से बोला जाता है, जिसका नाम है बेल कोलेमन साइकिल। यही साइकिल है, डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। ये अगर रिवर्स्ड है तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है तो एज ए इंजन वर्क करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेंगे, आप देख सकते हैं 1 to 2 एंड 3 to 4, ठीक है। 1 to 2 एंड 3 to 4, ठीक है। और 2 इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, 2 to 3 आप देख सकते हैं, और 1 और 4 to 1, ठीक है। 2 to 3 और 4 to 1, ठीक है। तो ये आपके रिवर्स जूल साइकिल है, जिसको बेल कोलेमन साइकिल भी बोलते हैं। आप इसको रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अगली साइकिल है ऑटो साइकिल। इस साइकिल को मैं जब आईसी इंजन में कराएंगे तब इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको, ठीक है। अभी आप समझ लो सिर्फ कि देख सकते हैं इसके अंदर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम रहेंगे प्रोसेस। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम में देख लो, और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आप देख सकते हो, 4 to 1, 2 to 3, ठीक है। 4 to 1 एंड 2 to 3 पीवी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा 4 to 1 एंड 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम है, और 3 to 4 और 2 to 1, 1 to 2 ये आपका कौन सा रहेगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो ऑटो साइकिल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें जानेंगे कि अगर हम मतलब इसकी एफिशिएंसी कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आईसी इंजन में जब करेंगे तब जानेंगे कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, डीजल साइकिल की ज़्यादा होती है, तीनों को कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि ऑटो साइकिल में 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ गया, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है। T1 को दिया गया हाईएस्ट टेम्परेचर, T2 को दिया गया लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 - T2 डिवाइड बाय T1, ऑप्शन सी, ठीक है। T2 जो है लोएस्ट टेम्परेचर है। तो अब बताइए कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे एफिशिएंसी को और ज़्यादा मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 - T2 डिवाइड बाय T1 है, ठीक है। अगर आपने क्या किया, T2 की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, मीन्स अगर लोएस्ट टेम्परेचर जो है आपने ज़्यादा कर दिया, कम से कम टेम्परेचर आपने नहीं रखा, तो क्या होगा, एफिशिएंसी 1 में से माइनस करोगे तो वो एफिशिएंसी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा गेन करने के लिए आपको क्या करना है, T2 को कम से कम करना है। जितना आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग T2 को कम से कम करोगे तो 1 में से माइनस करने वाला फैक्टर कम से कम आएगा और एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा आइडल को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर कम से कम रखना है। हाईएस्ट टेम्परेचर को जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे, मतलब T1 को जितना ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे आप, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। तो आपको हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा रखना है, जितना रख सकते हो मैक्सिमम आप, ठीक है। तो एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की। अब एफिशिएंसी की बात की है तो इसके अंदर हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप तीनों में एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हीट इंजन में क्या हो रहा है, हॉट बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट की और
कोल्ड बॉडी पे रिजेक्ट कर दी और बीच में से हमें वर्क डन मिल गया WE, ठीक है, वर्क डन मिल गया हमें इंजन से। सिंपल जैसे फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज हो जाती है और हमें वर्क डन मिल जाता है, हमारी गाड़ी चल जाती है, ठीक है। तो सिंपल रहेगा प्रोसेस हीट इंजन का। रेफ्रिजरेशन और हीट पंप दोनों का डायरेक्शन साइकिल की सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इनके अंदर। क्या फ़र्क है? अच्छा, हीट इंजन में जो होता है आपका एफिशिएंसी होती है, ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या आएगी? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई, ठीक है, वर्क डन, हीट सप्लाइड कितनी है? Q2, ठीक है, ये रहेगी आपकी एफिशिएंसी हीट इंजन की, ठीक है। ठीक है, ये रहेगी आपकी एफिशिएंसी हीट इंजन की। बात करें रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? COP होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कोल्ड बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्लोसियस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका, हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था या आपने पढ़ा होगा कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ लेके जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। ये हम वर्क डन ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम हीट को जो है कोल्ड बॉडी से निकाल के हॉट बॉडी की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में हम करते हैं, ताकि कोल्ड यहाँ पे हम ठंडा एटमॉस्फेयर बना सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर COP होता है। COP अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया था। COP रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? हीट कितनी एक्सट्रैक्ट की है, क्योंकि हमें जो है यहाँ से मतलब है कोल्ड बॉडी से, रेफ्रिजरेटर में हीट कितनी एक्सट्रैक्ट की है? Q1, ठीक है, और वर्क डन कितना लगा है हमारा? हीट एक्सट्रैक्शन डिवाइड बाय वर्क डन, WR, Q1 डिवाइड बाय WR हमारा क्या आ जाएगा? ये COP आ जाएगी रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। तो यहाँ से ये COP Q1 डिवाइड बाय WR हमारी COP आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं हीट पंप की बात करूँ, COP की, हीट पंप की COP की जो हीट पंप की जो COP है वो क्या है? हमें Q2 से मतलब है, क्योंकि हीट पंप का काम क्या होता है? गर्म करना किसी भी कंडीशंस को। तो हमें हीट सप्लाइड Q2 डिवाइड बाय WP, ये हमारी COP आ जाएगी हीट पंप की, ठीक है। तो हीट पंप की एक आपको याद रखना है हमेशा, हीट पंप की जो COP होती है हमेशा रेफ्रिजरेटर से 1+ होती है, ठीक है। इसको कभी डेराइव करा देंगे कि Q2 डिवाइड बाय WP, ये हीट पंप की जो एफिशिएंसी COP है रेफ्रिजरेटर से 1 कैसे ज़्यादा है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है SSC में कि हीट पंप की जो COP हमेशा रेफ्रिजरेटर से 1+ होती है, ठीक है। और हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है कभी भी 1 नहीं होगी, ठीक है ना, हमेशा 1 से कम ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट्स, अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है तो उससे क्या पता चल रहा है कि अगर एंट्रोपी बढ़ी है तो उसका मतलब ये है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी का खत्म होना, एनर्जी का कम होना, ठीक है ना। क्योंकि एंट्रोपी जब भी बढ़ेगी तो वो प्रोसेस फ्रिक्शन वाला होगा, जिसकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो, ठीक है ना। तो एंट्रोपी बढ़ती है मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व था वहाँ पे। अब जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा तो क्या एनर्जी जितनी आपने सप्लाई करी है उतनी पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी, एनर्जी का कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन होगा, ठीक है ना। जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ परफेक्ट गैस इज एक्सपेंडेड थ्रू एन अपर्चर ऑफ मिनट डायमेंशन, द प्रोसेस इज नोन एज, एक गैस को अगर एक्सपेंड किया जाता है छोटे से होल के थ्रू, पोरस प्लग बोलते हैं जिसको, या किसी मिनट छोटे छोटे होल्स के थ्रू अगर एक्सपेंड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को थ्रोटलिंग प्रोसेस। इस पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। थ्रोटलिंग प्रोसेस पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये देख लेते हैं। पूछा जाता है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती, बढ़ती है घटती है। तो आपको बताना है कि एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। जब ये गैस को एक्सपेंड कराया जाता है तो उसकी एंथैल्पी जब भी मिनट डायमेंशन से, छोटे छोटे होल से, तो उसकी एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एक इंसुलेटेड पाइप के थ्रू, ठीक है, अगर एक्सपेंड हो, इंसुलेटेड पाइप होगी, ठीक है ना, वर्क डन 0 होगा। और इंसुलेटेड पाइप की तो हीट सप्लाई 0 होगी, ठीक है ना। इंसुलेटेड पाइप के अंदर हीट, वो गैस को एक्सपेंड कराया जा रहा है, और प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इन चारों क्वेश्चंस पे, चारों पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे कि प्रोसेस एडियाबैटिक होगा नहीं होगा, ठीक है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन आ रहा है, आपको प्रिपेयर रहना है।
द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब होगा, व्हेन मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। ठीक है, और ऑप्शंस की तरफ देखना ही नहीं है आपको। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर उसको बोलते हैं जब हमारे मोलिकुलर मोमेंटम, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए। अब वो बिल्कुल जीरो स्टॉप कब होंगे, 273 केल्विन पे, सॉरी 0 केल्विन पे। ओके, 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पे, इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं। इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल का मोमेंटम, मोशन जो है मॉलिक्यूल्स का, वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इससे कम टेम्परेचर कभी अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सबसे लो टेम्परेचर है, इसलिए 0 केल्विन इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जो है मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंटम है बिल्कुल बंद हो जाता है, जीरो, बिल्कुल स्टॉप से हो जाते हैं, फ्रीज हो जाएंगे एक टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज, वर्क डन क्या होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, वैसे अगर मैं आपको पहले बताऊं तो ऑप्शन ये आप कर दोगे फटाफट देख के, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, आप इसको देखोगे फर्स्ट ऑप्शन कर दोगे, लेकिन आपको बी और सी भी चेक करना है। किस तरह से, बी और सी भी हो सकता है, आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। कैसे, अगर आप पढ़ोगे P1V1 को कैसे लिखते हैं आप, P1V1 माइनस P2V2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, MRT1 माइनस T2 लिख सकते हैं। तो ऊपर देखो और बी ऑप्शन को चेक करो, एक ही चीज़ है। PV को हम MRT लिखते हैं, PV इज इक्वल टू MRT, तो ऐसे ही P1V1 इज इक्वल टू MRT1 माइनस T2, P1V1 माइनस P2V2 को हम MRT1 माइनस T2 लिख सकते हैं। तो ए और बी दोनों इक्वल है, सेम चीज़ है। अब ऑप्शन सी भी चेक कर लो। ऑप्शन सी को कैसे चेक करना है, पहले में लिखा हुआ है P1V1 को मैंने कॉमन ले लिया, ए पार्ट के ऑप्शन में मैंने P1V1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय P1V1। ठीक है, गामा माइनस 1 जो था डिवाइड में वो बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो P1V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, MRT1 लिख सकता हूँ। P1V1 को मैंने MRT1 लिख लिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको इसलिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, सारे ऑप्शंस को चेक करना है। ठीक है, तो इस तरह से एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे उसको टिक कर दोगे, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना है। फर्स्ट ए बी सी तीनों ही इक्वल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वर्क डन पूछा है उन्होंने, तो आपसे और भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का भी वर्क डन पूछ सकता है वो। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा, पहले एडियाबैटिक प्रोसेस का एक रिलेशन होता है, T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1। ठीक है, यह आपने देखा होगा कहीं। ठीक है, T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है हमेशा याद रखना है। एडियाबैटिक में रिलेशन आपको दो टेम्परेचर दे देगा, एक वॉल्यूम दे देगा, गामा की वैल्यू गिवन होगी, आपसे V1 फाइंड आउट करने को बोलेगा, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू दो टेम्परेचर की वैल्यूज़ और एक प्रेशर की वैल्यू दे देगा, आपको P2 निकालना होगा। तो इसके थ्रू न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसलिए आपको ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स में ये इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल आपका गारंटीड ही आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप इसको कर लेना। ठीक है, ये तो था आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, गामा माइनस n डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई n माइनस 1। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, वर्क डन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का पूछा हुआ था वर्क डन, क्या पता इस बार आपसे एडियाबैटिक पूछ ले, तो आपको प्रिपेयर रहना है हमेशा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है आपका, ये न्यूमेरिकल भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल ऐड किया है। ठीक है, पिछली बार
सेम टू सेम यही न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो मैं आपको सेम यही न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या गिवन है इसके अंदर। आपको इनिशियल स्टेट ऑफ वाई मीटर क्यूब, गैस इज कंप्रेस, गैस को कंप्रेस किया गया, उसकी V1 की वैल्यू गिवन है वाई मीटर क्यूब, V1 की वैल्यू वाई मीटर क्यूब। V1 आपको नहीं गिवन है, फाइनल स्टेट मतलब V2 आपको गिवन है, V1 आपको गिवन नहीं है, V2 आपको गिवन है कितना 0.2। ठीक है, V1 आपको गिवन है, गिवन नहीं है, V2 आपको गिवन है। ठीक है, प्रेशर आपको गिवन है, प्रेशर कांस्टेंट है 1 मेगापास्कल। ठीक है, ठीक है, 1 मेगापास्कल प्रेशर कांस्टेंट है। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ 40 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द गैस, हीट का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। हीट जब आउट होती है तो माइनस में लेते हैं, ठीक है ना, 40 किलो जूल हीट जो आउटलेट हुई है आपकी। ठीक है, तो हीट जो आपकी -40 किलो जूल आउटलेट हुई है। ठीक है, और देखेंगे अगर आप तो देयर इज फ्रॉम द गैस एंड अ ड्रॉप ऑफ 20 किलो जूल इन इंटरनल एनर्जी, 20 किलो जूल इंटरनल एनर्जी, मतलब U की वैल्यू कितनी है -20 किलो जूल। ठीक है ना, जब भी इंटरनल एनर्जी कम होएगी, ड्रॉप होएगा तो माइनस में लेना है। ठीक है, आपको पता है Q इज इक्वल टू U प्लस W। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू U प्लस W। ठीक है, तो W कैसे निकालेंगे आप, V2 माइनस V1। ठीक है, U की वैल्यू आपको गिवन है -20, Q आपको पता है -40। सो यहाँ से अगर आप P की वैल्यू 1 पुट कर दोगे और V2 की वैल्यू को अगर आप पुट करोगे 0.2, तो V1 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी -20। ठीक है, इधर ये 0.2 इधर आएगा, -20 माइनस 0.2 इज इक्वल टू -V1। ठीक है, ये एक है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 20.2। ठीक है, 20.2 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज, ठीक है, ये एफिशिएंसी आईसी इंजन का है वैसे तो, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये भी करना है, पिछली बार ये आया हुआ था आपसे, क्या पता अगली बार डीजल साइकिल की एफिशिएंसी पूछ ले, डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस ऑप्शन सी 1 माइनस 1 डिवाइड बाय R रेज टू पावर गामा -1। ठीक है, R क्या है, कंप्रेशन रेशो। ठीक है ना, वॉल्यूम V1 डिवाइड बाय V2 को R बोला जाता है। ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 होगी R की वैल्यू, क्योंकि कंप्रेशन V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी V2 से, तो R की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। गामा की वैल्यू 1.4 दी होगी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आपको क्या पता न्यूमेरिकल निकालने को दे दे या फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ ले, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके आईसी इंजन के और न्यूमेरिकल्स मैं लेके आऊँगा, आईसी इंजन के जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आईसी इंजन ही करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बाद। तो ये सीरीज जो है हमारा, इसका यही मोटिव है कि हमें सारे एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको कवर अप करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर